हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो अब विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। भाई आप अपनी क्लास में ना हर तरफ देखो जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो? तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा। कोई आपकी जुड़वा हो तो ही बात अलग है, अदरवाइज क्लास में कैसे बच्चे होते? भाई सबकी शक्लें अलग हैं, इवन अकलें भी अलग हैं, है ना। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है तो कोई एवरेज होता है। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, है ना। और ना केवल वे अलग दिखते ही हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। कोई किसी क्षेत्र से आता है बच्चा, कोई किसी क्षेत्र से आता है। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं, है ना। बच्चों की ये सब चीज़ें भी भिन्न होती हैं। अब कोई मान लीजिए हिंदू है बच्चा, तो फिर वो क्या है, वो दिवाली दशहरा वगैरह मनाएगा। कोई मुस्लिम बच्चा है तो वो ईद वगैरह मनाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, हमारा रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ें अलग होती हैं। हमारे त्यौहार भी अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। कि भाई हमारी ये जो डाइवर्सिटी है ना, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर आप सोचो कि सब एक ही जैसे लोग होंगे ना तो थोड़ी सी नीरसता आ जाएगी। मगर हमारे भारत में देखो आप, कितने अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनकी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो एक्चुअली रौनक बनी रहती है, इंटरेस्टिंग होती हैं सब चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है और समृद्ध हो जाती है सब चीज़ें। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी किस वजह से? क्योंकि लोग अलग अलग टाइप के, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग त्यौहार हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इन्हीं विविधताओं वाला देश कैसे बना? तो भारत कैसे भाई इतनी विविधताओं का देश बना? क्योंकि भाई यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। क्या सभी तरह की जो विभिन्नताएं हैं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना तुम्हें ये पेंटिंग दिखाई हुई है, ठीक है। 3 पेंटिंग है, ध्यान से देख लेना। और एक खाली ब्लॉक दे रखा है। अब क्या है इस पेंटिंग के बारे में? देखो, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्सों में आप अपना चित्र बना लीजिए। भाई 3 बच्चों ने आप चित्र बनाए हैं। ऊपर जो 3 चित्र दिख रहे हैं वो 3 अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं। बराबर में आपको एक खाली बॉक्स दिख रहा है, तो आप उस बॉक्स को भी अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से भिन्न हो। बहुत संभव है कि भाई चित्र जो है जब आप ड्रॉ करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बने, ठीक है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, है ना। अलग अलग बच्चों ने बनाए तो अलग अलग ड्राइंग स्टाइल सबके होते हैं, तो चित्र भी उनके अलग अलग बने हुए हैं। इसी तरीके से जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है, माने कि अलग अलग होते हैं हमारे। अब आपको ना यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं। क्या प्रश्न है? अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ, ठीक है। मैं घर में डैश से बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल ये है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अब अगर ये लिस्ट आप ना बच्चों को पकड़ा दो क्लास के, तो सबके जवाब तो अलग अलग होंगे। किसी को कुछ खेलना पसंद होगा, किसी को कुछ खेलना पसंद होगा, किसी को कुछ करना पसंद होगा, तो सबके अलग अलग होते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं, ठीक है। तो टीचर जब ये लिस्ट बच्चों को देगी और बच्चे इसको फिल करेंगे इस फॉर्म को एक तरीके से, तो क्या होगा, बच्चों के जवाब जो हैं वो डेफिनेटली कुछ कुछ तो अलग होंगे और कुछ कुछ हो सकता है भी किसी 2 बच्चों को सेम ही है कि क्रिकेट खेलना पसंद हो, या 3 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद हो। क्या आपकी कक्षा में कोई ऐसा भी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? शायद नहीं हो। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि सारी ही चीज़ें जो आपको पसंद हैं, ठीक है, वही आपके साथी को भी पसंद हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। डेफिनेटली ये तो संभव है कि भाई कुछ कुछ आंसर्स जो हैं वो मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है ना। जिस टाइप की किताबें, मान लीजिए कि आपको हॉरर, है ना, से रिलेटेड कहानियाँ पढ़नी पसंद है, डरावनी कहानियाँ जिसे हम कह सकते हैं ना, भूतों भूतों की, तो हो सकता है भी किसी बच्चे को और को भी ऐसी कहानियाँ पढ़नी पसंद हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को वो पसंद हो, कि ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। तो कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। चलो दोस्ती करना देखते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? एक्चुअली इस चैप्टर में ना 2 लड़कों की दोस्ती होती है और वो काफ़ी दूसरे से अलग होते हैं। तो हाँ, हम दोस्ती कर सकते हैं। ऐसा दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है कि चॉइसेस एक जैसी हों या चीज़ें एक ही जैसी हों। नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में आप क्या है, आपको सोचना है, ठीक है, कि भाई क्या भिन्न ही होना मतलब जो है कोई रुकावट है? मैंने ऐसे एक मजाक की तरह ना, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, ठीक है। ये कौन कह रहा है? भाई राइटर कह रहे हैं कि मैंने इस बात को कि भाई भिन्न है
और उससे दोस्ती करने वाली बात है, तो मैंने इसे काफ़ी मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस लड़के के लिए था, छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। चलो अब मैं तुम्हें ना बताती हूँ कि एक्चुअली ये कहानी क्या है, वरना समझ नहीं आएगी। देखो यहाँ पर ना एक लड़का आपको दिखा रखा है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, अंग्रेजी वगैरह बोल लेता है सब कुछ, और एक ये छोटा लड़का होता है, ठीक है। और ये इसका नाम, दोनों लड़कों का नाम समीर होता है। ये बच्चा जो है अखबार बेच रहा है, ये वाला जो बच्चा है ना अखबार बेचने वाला होता है। तो तुम्हें ना यहाँ पे काफ़ी विभिन्नताएं दिखाएंगे कि दोनों लड़के जो हैं वो समीर हैं। ये वाला लड़का जो है जो अखबार बेच रहा है ये मुसलमान होता है, और ये वाला लड़का ना ये हिंदू होता है। तो एक आज जो है विभिन्नता ये भी दिखाते हैं, लेकिन चलते फिरते दोनों की थोड़ी दोस्ती सी हो ही जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें बातें करते हैं। तो क्या दिखा रहे हैं भाई, ये एक गरीब बच्चा है, ये एक अमीर बच्चा है, ये एक अनपढ़ बच्चा है, ये एक पढ़ा लिखा बच्चा है, और ये अखबार बेचता है, ये स्कूल जाता है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इस तरीके से तुमको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब चलो आगे देखते हैं कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। जैसे वो करते नहीं, आज की ताज़ा खबर, फलाना बिजनेसमैन जो हैं उनका बिजनेस जो है डूब गया है, ऐसा कोई भी खबर हो सकती है, ठीक है। मोदी जी लंदन गए और भारत वहाँ पर छा गया, ऐसा कुछ भी, कोई भी खबर हो सकती है। और वो बच्चा जो है इंग्लिश और हिंदी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर वो सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। पटरी जहाँ पर ना सड़क पे जो लोग जो है सामान बेच रहे होते हैं, देखा है आपने कभी, कपड़े बर्तन वगैरह वो सड़क के किनारे किनारे बेच रहे होते हैं, वहाँ पे पटरी के किनारे जो है वो रुका। और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो जो अखबार बेच रहा था ना बच्चा, उसको लग ही नहीं रहा था ये साइकिल वाले बच्चे को हिंदी आती होगी, उसे लग रहा था इसे सिर्फ अंग्रेजी आती होगी। तो मैंने क्या जवाब दिया? राइटर कहते हैं, बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, ठीक है कि हाँ बिल्कुल भाई, मुझे तो आती है हिंदी, क्यों, तुमने क्या सोचा? तो साइकिल वाला बच्चा होता है, पूछ रहा होता है कि भाई तुमने क्या सोचा। वह रुका, पर आपको नहीं, आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं, मतलब आप तो ऐसे लगते हैं जैसे कि आप कोई अंग्रेज हैं, ठीक है। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? अब ये साइकिल वाला बच्चा जो है ना, इसको बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? ये अखबार बेचने वाला। अखबार बेचने वाला बच्चे को क्या लग रहा है कि जो साइकिल वाला बच्चा है बस इसको अंग्रेजी ही आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ भाई, ठीक है। उसने कहा कि हाँ मैं तो बिल्कुल पढ़ सकता हूँ हिंदी। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, लाइक मैंने इम्पेशेंट किया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझको, है ना। तो मतलब जैसे होता है ना, इरिटेशन हो जाती है कि हाँ भाई, हाँ मैं बिल्कुल हिंदी मतलब बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। अब ये जो बच्चा है, क्योंकि भाई जो अखबार बेच रहा है वो तो अनपढ़ है, उसको तो पता नहीं सब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई, मतलब मैं समझाना चाह रहा था उसे सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन तभी क्या होता है, बत्ती जो होती है वो हरी हो जाती है और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। पीछे से हॉर्न बजे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया कि चलो ट्रैफिक आगे बढ़ रहा था, मैंने भी ज़्यादा उसकी बात पे इंटरेस्ट लिया नहीं और मैं आगे बढ़ गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है ना। अब तुम ही खुद ही इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको सब्जेक्ट क्या पता होगा। तो यही बात बच्चे के मन में है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। अंग्रेज़ी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि देखो ये बेचारा बच्चा तो अखबार बेचता है, तो इसने कभी इंग्लिश का कोई शब्द तो बोला नहीं होगा। तो जब इसने इंग्लिश के शब्द बोला तो ये थोड़ा सा उसके मुँह पर ना अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का कोई दूसरा अर्थ है। जैसे प्रजा है ना, अंग्रेजी में सब्जेक्ट का एक अर्थ होता है प्रजा, राजा की जो प्रजा होती है उसको भी बोलते हैं सब्जेक्ट। तो उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा हो, ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। तो राइटर कहते हैं मैंने उसे समझाने के लिए भाई बोला कि भाई ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है एक शब्द है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, बत्ती लाल होती है तो रुक जाते हैं ना, तो रुक गया ये भी साइकिल वाला बच्चा। और फिर इससे पूछता अखबार वाले बच्चे से, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने क्या जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, गर्व मतलब उसे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बड़ी प्राउड वाली, कि मैं जब इतना ऊंचा था ना तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब इसे काम करके ना काफ़ी ऐसे जैसे संतुष्टि नहीं मिलती है आपको कि अरे मैं तो काम करता था, मतलब इसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी इस बात से ही। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। होता है ना, हम नापते हैं ना कि अरे मैं तो
इतना लंबा हो गया ऐसे करके। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अखबार वाला बच्चा बोलता है कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब बत्ती क्या हो गई, हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। फिर सारी बात क्या होती है, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गई बात, मतलब पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ आगे, उसने क्या कहा। सब शोरगुल हो रहा था इसलिए मैं अभी आगे चला गया तो मुझे सुना ही नहीं पड़ा। बस इतना ही पता चला कि उसकी माँ कहाँ है, भाई मेरठ में है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। अब अगले दिन क्या होता है, बच्चे दोनों फिर से मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, है ना, जो साइकिल वाला बच्चा है उसका नाम पूछा किसने, अखबार वाले बच्चे ने। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। क्यों डगमगाई? क्योंकि दोनों ही समीर होते हैं। तो वो बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, यानी उसको सुन के बड़ा मज़ा आया। है, ये भी समीर है, मैं भी समीर हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? तो हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। अब समीर एक कौन है? जो साइकिल पर बैठा है। समीर दो कौन है बच्चे? जो कि अखबार बेच रहा है। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। तो साइकिल वाले बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया है, ठीक है, ध्यान रखना, साइकिल वाले बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। जो छोटा वाला बच्चा है तो बेचारा तो छोटा सा है ना, तो कह रहा है कि साइकिल वाला बच्चा कि उसका हाथ जो है चिड़िया के बच्चे की तरह मेरे हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह मतलब समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। यानी चिरपरिचित मुस्कान मतलब कैसा होता है कि भाई चेहरा तो उसका ऐसा ही था ना, मतलब पहले तो जनरली वो स्माइल करता था, पर आज ऐसा नहीं था, है ना। तो उसका चेहरे पे वो मुस्कान नहीं थी जो जनरली होती है, कह सकते हैं। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, है ना, अखबार की जो हेडलाइंस होती हैं उसमें देखा कि भाई मेरठ में जो है दंगे हो गए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया कि था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। एक्चुअली अब क्या होता है, मेरठ में ना दंगे होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो बच्चा अखबार बेच रहा है वो कौन है, वो एक मुस्लिम बच्चा है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और उसकी फैमिली कहाँ पर है, मेरठ में है। तो उसको क्या डर लग रहा है कि भाई कोई मेरी फैमिली को ऐसा ना हो, दंगों में मेरी फैमिली मर जाए, कोई उन्हें मार दे, है ना, और कुछ भी ऐसा हो। तो मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई हैं, बच्चा बहुत परेशान है ना, किसी को भी डर लगेगा ऐसे में। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र जो है ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। तो पता ही है आप लोगों को भाई, एक अमीर था, एक गरीब था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। एक स्कूल जाता था और एक अखबार बेचता था। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कभी मत करना कि आप ये मानो कि भाई ये अमीर है या गरीब है और उस हिसाब से हम नौकरी करें। बिल्कुल नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब इक्वल है, ठीक है। वो तो उसका कह सकते हो कि मजबूरी है ना, वो ये काम कर रहा है। इवन आपको तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। मतलब अच्छा ना, फिर अभी आपस में लोग मिल ही नहीं पाए। उसके बाद अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया, ठीक है। ये पोइली सेनगुप्त की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है, ठीक है। द लाइट्स चेंज, वो एक्चुअली चौराहे पे लाइट चेंज हो रही थी ना, तो उसमें वो लोग मिलते थे, रुकते थे। जब जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहाँ समीर दो हिंदी बोलता है। अब तुम्हें पता, विभिन्नताएं बता रहे हैं यहाँ पर। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। ये नहीं महत्वपूर्ण था कि भाई कौन अमीर है, कौन गरीब है, या कौन कौन सी भाषा बोलता है। बस दोनों को कॉन्वर्सेशन करनी थी, तो लोग आराम से बात कर लेते थे। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं, बताया ना, हिंदू और मुस्लिम वाला। तो जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताओं के पहलू हैं। उनकी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा, यानी कि उनके जो बैकग्राउंड थे वो अलग अलग थे। समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक को और समीर दो मनाते हो। समीर एक क्या मनाएगा, तो हिंदू है तो वो दिवाली मनाएगा, दशहरा मनाएगा, है ना, राखी मनाएगा। समीर दो कौन है, मुसलमान है, तो वो ईद मनाएगा, है ना, रमज़ान के व्रत रखेगा। इस तरीके से रमज़ान में क्या रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तो वो करेगा। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने
उनसे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। चलो यहाँ देखते हैं। अच्छा, इस लाइन से हो रहा होगा कि समीर एक और समीर दो कई मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, है ना। गरीबी और अमीरी का फ़र्क तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये अलग है। हम वहाँ पे तो कुछ और फ़र्क देख पा रहे थे, है ना। वहाँ पे क्या देखते थे भाई, हिंदू मुस्लिम वाला फ़र्क भी देख रहे थे। ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अब अमीर और गरीब होना विविधता का रूप नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बराबर की नहीं मिलती, इसलिए एक आदमी अमीर रह जाता है और एक आदमी गरीब हो जाता है। तो नहीं, एक आदमी गरीब रह जाता है, दूसरा अमीर हो जाता है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का क्या मतलब होता है भाई, कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन हैं जो दूसरों के पास हैं, इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। याद रखना, डाइवर्सिटी नहीं है, अनइक्वालिटी है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इनइक्वालिटी है, असमानता है। अब देखो, विविधता तो बहुत अच्छी होती है, विविध होना कोई बुरी बात नहीं होती। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आपका कल्चर है, इसका कल्चर, इसका कल्चर, इसका कल्चर मिला के जो हिंदुस्तान को रंग बिरंगा और बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन असमानता तो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है ना, कि एक आदमी तो बिल्कुल गरीब है, बेचारे पे खाने के नहीं है, पीने के नहीं है, और एक आदमी इतना पैसे ही पैसे हैं उसके पास, तो खूब आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब सबके पास इतना ऐसा तो होना ही चाहिए ना कि सब जो एक अच्छी लाइफ जी सकें, पढ़ाई कर सकें, प्रॉपर फूड खा सकें, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकें, और एक एटलीस्ट रहने लायक उनके पास घर भी होना चाहिए। तो इतना तो बेसिक होना ही चाहिए सबके पास। अब वो कहते हैं कि भाई अब पता है ऐसा क्यों होता है। ऐसा समझो कि तुम्हारी एक मेड है, तुम्हारे घर में काम करती है, ठीक है। अब उस मेड के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या है, उसके मान लीजिए 4 बच्चे हैं। अब वो चारों बच्चों को ना स्कूल भी नहीं भेजेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, उसके बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे, और अनपढ़ रह जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अगली पीढ़ी भी उनकी ऐसी ही होगी कि वो भी कहीं ना कहीं, है ना, झाड़ू पोछा या बर्तन इस तरह के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि ये चेन ऐसे ही चलती रह जाएगी। मगर अगर मान लो कि किसी तरीके से इनके चारों बच्चे पढ़ जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स ले आए, और फिर उसके बाद आखिर स्थिति ऐसी बन जाए उनकी लाइफ में कि हाँ वो अपने बच्चे पढ़ा पाएँ, तो क्या होगा, आगे की जनरेशन कम से कम सुधर जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। अब जाति व्यवस्था भी पता है ये भी है, ये भी एक असमानता का उदाहरण है। हम करते नहीं है, ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, हमारे पास नहीं बैठेगा, हमारे स्कूल में नहीं आएगा, या आज तो बहुत कम हो गया पता है ये। पहले के टाइम में तो ये बहुत ही ज़्यादा था, लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग समूहों में लोगों को बांट देते थे। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, है ना। तो वही होता था कि भाई मान लो कोई नाली साफ़ करने का काम करता है या टॉयलेट क्लीन करने का काम करता है, तो उसको बिल्कुल अछूत बोल देते थे लोग। तो लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, कि अगर आपके पिता जो हैं वो किसी जाति के हैं तो उसको बदल नहीं सकते। जाति तो हम आज भी नहीं बदलते, वही लिखी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गई, तो आपकी जाति कुम्हार की होती है, ठीक है। आप कहते हैं ये लोग कुम्हार हैं, कुम्हार मतलब कि फिर अब क्या होगा, इसके आगे बताते हैं। और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। भाई ऐसा भी होता था कि कुम्हार है, अपने बच्चे को क्या सिखाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएगा, तो उसका बच्चा भी क्या बनेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। फिर आगे भी यही सब चलता रहेगा। तो ऐसा होता था, पेशा नहीं बदल सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मतलब आज तो काफ़ी फिर भी चेंजेस आ गए समाज में। इसीलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करने की ज़रूरी नहीं समझा जाता था। तो पहले यही होता था कि कुम्हार का बेटा है तो चलो भाई उसे बर्तन बनाने सिखा दो, कुम्हार वाला ही काम सिखा दो, और ज़्यादा कुछ आगे सिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसके अलावा। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसी से ना बहुत ज़्यादा असमानता आ गई, समाज में असमानता आ गई। पहले की बात बारे में बता रहे हैं, और फिर वो देखो असमानता खत्म करते करते आज जितने साल हो गए, 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, हम असमानता ही खत्म करने में लगे पड़े हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता अच्छी चीज़ है, असमानता अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि अगर मान लो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मेरी कोई सहेली मुसलमान हो, तो फिर मुझे कितना मज़ा आएगा कि मैं उसके घर जाऊँगी, वैरायटी ऑफ फूड उसके यहाँ जो बनते होंगे वो खाऊँ मैं, फिर उसका कल्चर जो है मैं देखूँ, उनके साथ उनके त्यौहार मनाऊँ।
उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे आप लोगों ने, और थोड़ी बहुत भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाएं कि आपने भारत के अलग अलग कौन से प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिसके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी, है ना। बहुत संभव है कि आपको अलग अलग टाइप की कहानियाँ पसंद हो। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको भी स्टोरी बनाना खुद ही पसंद हो। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। भाई जब आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए विचार मिलते हैं। और ज़्यादा क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग और ज़्यादा चलता है, फिर आपको लगता है हाँ भाई ऐसी भी कहानी बना सकती है, ये इसके बारे में मैं बना सकता हूँ और कहानी कुछ, ठीक है। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, ठीक है। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे, उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी, है ना। तो भाई जो जंगल में रहेगा वो कौन सी कहानी लिखेगा? वो कोई साइंस की थ्योरी नहीं लिखेगा, वो जंगल में रहने वाले जानवर आपस में कैसे दोस्ती करते हैं, कैसे लड़ते हैं, उन्हीं के बारे में तो कहानी लिखेगा। अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़, ठीक है, उनके प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, यानी कि मतलब अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, मतलब कुछ अपने बचपन की यादों के बारे में उन्होंने कहानियाँ लिखी, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो कुछ बच्चों ने कुछ मतलब ऐसे साहस वाली कहानियाँ भी लिखी। तो कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल दो ही तरह के रंग के कपड़े पहनते हों, लाल या सफ़ेद एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू ही खाते हो सब लोग, समान रूप से केवल दो पशु को ही पालते हों, उदाहरण के लिए एक हिरन एक कोहा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से ही अपना मनोरंजन करते हो। तो ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? तो बस वो इतनी ही लिमिटेड चीज़ों के बारे में कहानी लिख पाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी ही लिमिटेड चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, ठीक है। भारत में विविधता, अब यहाँ से टॉपिक लगभग थोड़ा सा चेंज होता है। अब आपने पूरा स्टोरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से है, वो तो स्टोरी आपको समझाने के लिए दी गई थी। भारत विविधताओं का देश है। बता, हम हमारे यहाँ ना बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग पहनावा है, अलग त्यौहार हैं लोगों के। ये हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे, है ना। भाई पहले तो क्या था कि हवाई जहाज, बस या कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे ना, हमारे जीवन में ये सब नहीं था ना, तो क्या हुआ था, इनका तो आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे, जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल भी चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। भाई लोग क्यों जाएंगे? तो क्यों जाते थे? वो खेती के लिए जाते थे। मान लो कि जहाँ वो रह रहे हैं उनकी ज़मीन ही बेकार हो गई हो तो खेती के लिए जाएंगे या बसने के लिए चले जाएंगे, नई ज़मीन की तलाश में चले गए। मान लीजिए एक जगह की ज़मीन बंजर है तो, या व्यापार के लिए जाते थे कि कहीं कुछ भाई किसी ने कुछ ज़्यादा उगा लिया या कोई चीज़ बनानी सीख ली तो फिर उसका व्यापार के लिए भी जाते थे, ठीक है। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर भी जाते थे। अब आज की तरह तो है नहीं कि भी ट्रेन में बैठे और झट से कहीं पहुंच गए, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, अपने घोड़े गाड़ी पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो बहुत टाइम लग लोग ना वहीं पर ही रुक जाते थे, काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। अब कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर अकाल पड़ गया तो क्या है भाई, लोग फिर उस जगह पर कैसे रहेंगे? वहाँ पर तो कुछ भी रहा नहीं उन लोगों के लिए, तो वो अपनी जगहें छोड़ छोड़ के चले जाते थे। आपको रीजंस बता रहे हैं भाई लोग अपना घर क्यों छोड़ते थे या जाते क्यों थे। एक्चुअली उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था ना, तब वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे, है ना। कुछ को तो काम की तलाश होती थी तो भैया उसके लिए घर छोड़ते थे। कुछ युद्ध हो रहे हैं, है ना, युद्ध हो रहे हैं तो फिर भैया वो वहाँ पर कैसे रहे, मर जाएंगे, वहीं पर ही रहेंगे, तो फिर वो उसकी वजह से भी छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था।
अब आप भी सोचो ना, आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो और आप ना अब पहाड़ों पे ही जाके रहने लग जाओ, तो होगा ना धीरे धीरे आपके रहने सहने में बदलाव आएगा ना। फिर आप भी जैसे पहाड़ पे लोग रहते हैं तो भी भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो पहनावे में बदलाव आएगा। फिर वहाँ जो उगता होगा जनरली लोग वही खाते हैं, तो फिर पहाड़ी खाना खाना आप भी सीखोगे। थोड़ा थोड़ा बोली के पुट में भी अंतर आएगा, और सच बताऊँ अगर आपकी 2-4 पीढ़ियाँ मारा ले तो चेहरे पे भी अंतर आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ता है, ज्योग्राफी का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर। कुछ चीज़ें वे नई जगह से अपना लेते हैं और कुछ चीज़ों में पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। ऐसा होता है ना, मिक्स्ड हो जाता है। फिर अब आप जो मान लो पहाड़ पे रहने लगोगे तो अपना सारा कुछ तो कल्चर वल्चर छोड़ नहीं दोगे, कुछ वहाँ का भी फॉलो करने लगोगे, कुछ आप अपना भी फॉलो करोगे। तो इस तरीके से इस तरह उनकी भाषा, भोजन, धर्म, संगीत आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता होता है ना भाई। आप मेरा आप देखो, मैं यहाँ से दिल्ली से वहाँ जाऊँगी पहाड़ पे रहने के लिए, आई टोल्ड यू, कश्मीर जैसे, तो क्या होगा जब मैं त्यौहार मनाती हूँ धीरे धीरे मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स वो भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, कोई कुछ चीज़ें लोग अपनाने भी लग जाते हैं। और फिर मैं वहाँ रह रही हूँ, मैं वहाँ की चीज़ें देखूँगी तो धीरे धीरे मैं को भी जो चीज़ें अच्छी लगेंगी मैं उन्हें अपनाऊँगी, संस्कृति को भी, है ना। तो चीज़ें ऐसा आदान प्रदान, पता है आप चाहो या ना चाहो जब ऐसा बदलाव आता है ना तो धीरे 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 आदमी बदल ही जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं कि संगत अच्छी रखो, क्यों? क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो उसका प्रभाव आप पे ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो वही बात है, आगे आते हैं। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिलीजुली संस्कृति जो है वो उभरी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभावों ने, कल्चर का जो प्रभाव पड़ता है लोगों के पास, वहाँ का जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता मतलब डाइवर्सिटी जिसे हम कह सकते हैं, संपन्न हो जाते हैं उससे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, है ना। ज्योग्राफी जैसे जैसे उनकी अलग अलग होती है तो किस तरीके से उसमें सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखो, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। जो समुद्र के पास रहेगा उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहता है उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे ना वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं। भाई हम क्या है, हम लोग को तो मार्केट जाते हैं और ख़रीद लाते हैं, हम शहर में रहते हैं, गांव के लोग तो उगाते हैं सब चीज़ें, ठीक है। वे जो शहर के लोग हैं वे चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये बात समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ठीक है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी भी सूची आपको बनानी है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ध्यान रखना, लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, बर्फ़ है तो पेड़ कैसे उगेंगे, ठीक है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। अब ऊन उन्होंने बेच दी, कश्मीर में चाहे पश्मीना शॉलें बुनी जाएंगी। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है चीज़ एक एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, मतलब लद्दाख में भी व्यापारी आते थे, ट्रेडर्स वगैरह आते थे, ठीक है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले
ठीक है, कैरवन्स जो हम बोलते थे ना, कारवांस जो निकलते थे, काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम यानी कि सिल्क, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बौद्ध धर्म तिब्बत कहाँ, तिब्बत मतलब किस रास्ते से पहुंचा है। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी कि इस्लाम धर्म यहाँ पर आया होगा। अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, यानी कि लोगों को बहुत याद है गाने, कविताएं वगैरह। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहा। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन आए थे, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अरबी एवं यहूदी। ठीक है, व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 पहले यहाँ आए थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, मतलब जो अपनी यात्रा के बारे में पूरा लिखते हैं, मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ये पिक्चर देख लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, मछली पकड़ने का चीनी जाल है। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, जब वास्को डिगामा जो हैं पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने, है ना, पोर्चुगीज लोगों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर चीन के व्यापारी, याद कर लो, चीन के व्यापारी। ठीक है, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल के लोग क्या खाते हैं ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षक चिन्ह है। ये पूछा जा सकता है, ये नाव प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। जहाँ केरल एवं लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफी जो है ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को उन्होंने अपनी ओर खींचा। मतलब है ना, अपने को पता है कि भाई लद्दाख में जो है वो हमें ऊन मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर ऐसी गोट वगैरह पाली जाती है। ठीक है, और केरल में मसाले वो तो बहुत ही फेमस है। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से काफ़ी प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हरदम कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज हर एक कदम के साथ, है ना, हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। मतलब आपकी जॉब, पिताजी की जॉब अगर किसी दूसरे क्षेत्र में लगेगी तो धीरे धीरे उस क्षेत्र का प्रभाव आप पे दिखाई देने लगेगा और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में हम घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है कि भाई हम ठीक है, हम बहुत अलग अलग हैं, फिर भी यही हमारी ताकत है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल भी गए। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को कि वो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, है ना।
तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सब लोग इकट्ठे जेल गए थे। अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से सबने विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। जब आप अलग होते हो तो फूट डालना लोगों को लगता है कि आसान है, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला न के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे हिंदुओं मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। एक खून के हमारे कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक है, बस इसको तो ऐसे ही पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्ची अभी। ठीक है, अब यह क्या है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। अभी देखते हैं। ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, जो मैंने ऊपर आपको बताया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उनकी शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। सबको पता है ये वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे, और अंग्रेजों की तरह पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों की, है ना, पक्षपातपूर्ण जो है नीति, उसका विरोध कर रहे थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत ज़्यादा लोग जो थे घायल भी हुए थे। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और वे चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। उससे पहले भारत का अपना ऐसा कोई पर्टिकुलर झंडा नहीं था। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। विविधता को क्या किया जाता है भाई? पहचाना जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। वापस एक बार बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता का कोई बाहर से थोपी चीज़ नहीं, कि भाई ऐसा नहीं कि भारत के लोगों में एकता किसी बाहर के लोगों ने हम पर थोपी हो और इसी वजह से हम लोग एक हुए हों, बल्कि बहुत ही गहरी है। मतलब हमारे दिलों में एकता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को, मतलब हमारे अंदर ही कॉमननेस की फीलिंग अपने अंदर से ही है, जिनके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है कि भाई ठीक है, तुम्हारे ये विश्वास हैं, तुम्हारी ये प्रथाएं हैं, हम इन्हें स्वीकार करते हैं। हमारी जो विश्वास, हमारी जो प्रथाएं हैं, तुम उन्हें स्वीकार करो। ऐसे लोगों में फीलिंग्स हैं हमारी। हाँ, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं कि विविधता को कुचलने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि पूरे भारत के लोगों को बस एक ही धर्म फॉलो करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने इससे क्या क्या प्रोत्साहित किया उल्टा, कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे कल्चर इतना वेराइटी है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, ये नेहरू ही जी थे, इन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा था अनेकता में एकता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर हमारा होता है फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों की जो एसएसटी है वो डाल रही हूँ अब। ठीक है, थैंक यू।